नमस्कार साथियों, डीएम इंसाइक्लोपीडिया कोचिंग क्लास में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं दीपक सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएम इंसाइक्लोपीडिया में। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था वो हमने किया था सिलेबस के बारे में, उसके मार्किंग के बारे में कि कौन कौन सा चैप्टर कितने कितने मार्क्स का है। आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 1, हिस्ट्री का पहला चैप्टर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि और इन्फॉर्मेटिव क्लासेस में आपके साथ लगातार लाता रहूं। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी क्लास की ओर बिना डिले किए। तो चलते हैं हम अपने सेशन में की बार 90 बार। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो एविडेंसेस कलेक्ट किए थे वो थे चार्ल्स मैसन ने 1826 में। लेकिन वो इस एविडेंसेस को आगे चलकर सक्सेसफुली डिक्लेयर नहीं कर पाते, जिसके बाद इनका जो पहला एफर्ट था हड़प्पा सभ्यता को लेकर वो फेल हो जाता है। ये आगे चलकर मौका तब मिलता है जब भारत में रेलवे लाइनें बिछाने की शुरुआत होती है। आपने सुना होगा कि सबसे पहले भारत में जो रेल चली थी वो थी 16 अप्रैल 1853 को, और ये चली मुंबई से ठाणे, मुंबई टू ठाणे। ये मुंबई से ठाणे सबसे पहले चली। ठीक है, और जिसकी लंबाई लगभग 34 किलोमीटर का डिस्टेंस पर भारत में पहली रेलवे लाइन चलाई गई। ठीक है, तो इस समय जो थे वो भारत के जो वॉयसराय थे वो थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के टाइम के अंदर ये शुरुआत हुई। लेकिन लॉर्ड डलहौजी के समय में भी ये एविडेंसेस ज्यादा इकट्ठे नहीं हो पाए। तो हम देखते हैं कि जब भारत में मध्य भारत से रेलवे लाइनें का बिछाने का काम, जब नॉर्थ वेस्ट यानी कि हम बात करते हैं नॉर्थ वेस्ट रीजन जहां पे पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान में जब इसका रेलवे काम को चलाने का जो काम था शुरू हुआ, तो वहां पे कई सारे एविडेंसेस यहाँ पे मिलने की शुरुआत हुई। और एक्सपेंशन जब रेलवे से हम देखते हैं कि लाहौर टू कराची जाता है, लाहौर से कराची जाते जाते कई सारे एविडेंसेस यहाँ पे मिलने लगते हैं। ठीक है ना, और कुछ एविडेंसेस इतनी ज्यादा संख्या में मिलने लगते हैं, तो कहीं ना कहीं इसको रिलीजियस कॉन्सेप्ट या रिलीजियस बिलीफ के बेसिस पर इस काम को रोक दिया जाता है, ताकि कहीं कोई मिस हैपनिंग ना हो। तो लोगों के अंदर थोड़ी एक ऐसी आइडियोलॉजी थी। आगे चलकर हम देखते हैं कि अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1856 में इस एविडेंसेस पर रिसर्च करनी शुरू करी। लेकिन लेकिन इस समय लॉर्ड डलहौजी ने इस समय ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, और अलेक्जेंडर कनिंघम से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है वो होता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को यहां से हम देखते हैं क्वेश्चन बनता है पेपर में, और बहुत बार फाइनल के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि अलेक्जेंडर को किस नाम से भी जाना जाता है। तो इन अलेक्जेंडर को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कई बार। आगे हम देखते हैं कि 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी हड़प्पन सील के ऊपर, लेकिन वो ज्यादा अपनी रिसर्च में आए नहीं। ठीक है, आगे चलकर ये मौका जब मिलता है जब 1899 और 1905 तक लॉर्ड कर्जन होते हैं। अभी लॉर्ड कर्जन कौन थे? ये लॉर्ड कर्जन जो थे वो थे आर्कियोलॉजिस्ट। अभी आर्कियोलॉजिस्ट होता क्या है? आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो एंशंट सोसाइटी पर, एंशियंट लैंग्वेज पे रिसर्च करते हैं, उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो लॉर्ड कर्जन को इंटरेस्ट था क्योंकि वो आर्कियोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने इस पर काम करने की शुरुआत की। जॉन मार्शल ने आज इन्होंने क्या किया, लॉर्ड कर्जन ने एक पर्सन को नियुक्त किया जिसका नाम था जॉन मार्शल। अब जॉन मार्शल को ये काम सौंपा गया कि भाई जहां जहां पर लाहौर और कराची में एविडेंसेस मिले हैं उन पर एक बार फिर से रिसर्च करें। रिजल्ट क्या हुआ? इसका रिजल्ट ये हुआ कि जॉन मार्शल ने दो टीमें क्रिएट करी इस काम को पूरा करने लिए। एक टीम के अंदर टीम थी ए, और एक टीम थी टीम बी। ए टीम के जो लीडर थे यानी कि जो हेड थे वो थे दयाराम साहनी जी, और दूसरी जो टीम थी टीम बी, उसके जो हेड थे उनका नाम था हालदास बैनर्जी। अब हुआ क्या, दयाराम साहनी ने 1920 और 21 में हड़प्पा साइट पर रिसर्च करी, और यहां से इकट्ठे किए कई सारे एविडेंसेस। यानी कि अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हड़प्पा की वो कौन सी साइट थी जो सबसे पहले एक्सक्यूवेटेड हुई और वहां से एविडेंसेस मिले। तो पहली जो साइट थी वो थी हड़प्पा। उसके बाद हम देखते हैं कि 1922 के अंदर आगे चलकर 1922 में रखालदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो की रिसर्च करी। तो मोहनजोदड़ो दूसरी साइड थी जो उसके बाद खोजी गई थी, और उसके बाद
लगातार 1925 में अर्नेस्ट मेकी ने चालू तोड़ा और देखते ही देखते लगभग 1920-21 से जो काम शुरू हुआ आज 2026 तक लगभग 1500 से ज्यादा हड़प्पा की साइटों को खोजा जा चुका है। ठीक है। आगे चलकर हम देखते हैं कि जब जॉन मार्शल ने इतने सारे एविडेंसेस कलेक्ट किए तो 1924 में जॉन मार्शल ने अनाउंस किया डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन की। अब एग्जाम में क्वेश्चन क्या बन जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका ये बन जाता है कि भाई हड़प्पा की पहली साइट को, हड़प्पा की पहली साइट कौन सी थी जो खोजी गई थी, तो भाई ऑब्वियसली उसका नाम हड़प्पा ही था। हड़प्पा क्यों रखा गया था? क्योंकि हड़प्पन सिविलाइजेशन की पहली साइट ही हड़प्पा थी और इसी बेसिस पे इसके सभ्यता का नाम हड़प्पा रखा गया था। तो हम आगे चल के आगे ना अभी हम आगे देखेंगे कि कौन कौन से नामों से भी हड़प्पा सिविलाइजेशन को जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर होगा, पहली जो साइट थी वो थी हड़प्पन साइट। दूसरी साइट जो खोजी गई थी वो थी मोहनजोदाड़ो, और किसने खोज की थी? रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। पहली जो थी वो की थी दयाराम साहनी ने। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि किसने यानी कि जॉन मार्शल ने कब डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिक्लेयर किया, अनाउंस किया? तो इन्होंने किया था 1924। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है एमसीक्यू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि भाई जैसे ही इस हड़प्पा सभ्यता के एविडेंसेस मिले, साइट्स मिलने लगे, तो इसने क्या किया, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ इंडियन कौन सी, इंडियन सॉरी सब कॉन्टिनेंट, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन के रूप में जानी गई, और ये लार्जेस्ट ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन इन दी वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन थी, जिसका नाम है हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन की डिस्कवरी से पहले हम देखते हैं कि ये माना जाता था कि इंडियन सिविलाइजेशन इज नॉट ए एंशियंट सिविलाइजेशन, और भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सोसाइटी मानी जाती थी। लेकिन हड़प्पा सभ्यता के एविडेंसेस के बाद भारत के इतिहास को लगभग 1000 साल पीछे धकेल दिया और एक नई रिसर्च शुरू हुई। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं कि पीरियोडाइजेशन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन की पीरियोडाइजेशन को लेकर हम क्या देखते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता के पीरियोडाइजेशन को लेकर हम देखते हैं तो इसको देर आर टू मेथड्स, इसको दो मेथड से हम देखते हैं। अब देखो भाई हड़प्पा सभ्यता की खोज तो हुई, अब हड़प्पा सभ्यता कितनी पुरानी थी ये अभी भी रहस्य था। तो इसके लिए दो मेथड का डेवलपमेंट किया गया, एक का नाम है कार्बन 14 डेटिंग मेथड। इस मेथड के हिसाब से जो एविडेंसेस कलेक्ट किए गए, ये माना गया कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो लगभग 2500 से लेकर 1750 बीसी पुरानी है। दूसरा मेथड और अप्लाई किया गया रेडियो कार्बन, कार्बन 14, ये रेडियो कार्बन 14 मेथड, जो इस मेथड के हिसाब से इसको लगभग 2350 बीसी से लेके 1750 बीसी माना गया। यानी कि कार्बन 14 के मेथड से ये देखा गया कि ये सभ्यता कितनी ज्यादा पुरानी है। एनसीईआरटी की बुक में इसको अप्रोक्स जो माना गया है, जिसको ऑथेंटिक माना गया है, वो माना गया 2600 से लेकर 1900 बीसी का जो टाइम पीरियड है, इसे माना गया है हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड। तो एग्जाम में वैसे ऐसे क्वेश्चन कभी आता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि भी कौन से मेथड से किसका एज्यूम किया गया। तो मोस्ट प्रोबेबली जो माना गया है ये लगभग 2600 से लेकर 1900 बीसी की पुरानी सिविलाइजेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेम ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब क्वेश्चन आ जाता है भाई कई बार कि हड़प्पा सभ्यता को किन किन नामों से भी जाना जाता है। मैंने अभी बताया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि वो पहली साइट थी जिसको सबसे पहले 1920-21 में खोजा गया था, और इसी बेसिस पे इस सभ्यता का नाम हड़प्पा रखा गया था। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। भाई क्यों बोला जाता है इसको इंडस सिविलाइजेशन? क्योंकि भैया ये इंडस रिवर के पास पाई गई है, और इस बेसिस पे इसका नाम इंडस सिविलाइजेशन भी रखा है। तीसरा हम देखते हैं कि इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों ब्रोंज एज सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वो सिविलाइजेशन थी जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ब्रोंज एज वाली, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा ब्रोंज का यूटिलाइजेशन देखा गया है। ठीक है। इसको चौथा नाम जो है वो है प्रोटो हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। ये प्रोटो हिस्ट्री सिविलाइजेशन, मैंने लास्ट क्लास में इनके कल जो क्लास हुई थी, हमारी लास्ट क्लास हुई थी, मैंने उसमें बताया था कि प्रोटो हिस्ट्री किसके नाम से जानते हैं। इसको प्रोटो सिविलाइजेशन क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पर रिटर्न एविडेंस तो है, लेकिन रिटर्न एविडेंस को अभी तक हिस्टोरियंस ने नहीं पढ़ा है, तो इसलिए इसको प्रोटो हिस्ट्री सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कहां से लेके कहां तक। हमने बात करी अभी कि आज यानी कि 1920-21 से लेकर आज 2026 तक हड़प्पा सभ्यता की लगभग मोर देन 1500 से ज्यादा साइट्स को डिस्कवर किया जा चुका है। अब
लगभग 100 साल से भी ज्यादा इस पे रिसर्च चलते चलते अभी तक भी हिस्टोरियंस की स्क्रिप्ट को नहीं पढ़ पाए हैं। और इस 1500 साइट्स के बेसिस पर हड़प्पा सभ्यता का एक्सपेंशन देखा गया है कहां से कहां तक। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये हड़प्पा सभ्यता का नॉर्दर्न पॉइंट है, ये साउदर्न पॉइंट, ये ईस्टर्न पॉइंट और ये वेस्टर्न पॉइंट है। ठीक है। तो हड़प्पा सभ्यता को हम देखें तो ये पूरे जो भारत में थी, कहाँ कहाँ पे फैली हुई थी। हम बात करते हैं सबसे पहले नॉर्थ में मांडा। तो नॉर्थ में जो थी वो मांडा, मांडा जो है आपका वो पड़ता है आपका जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर पड़ता है। दूसरा पड़ता है साउदर्न पॉइंट जो पड़ता है हमारा महाराष्ट्र के अंदर, जिसका नाम है दायमाबाद। तो दायमाबाद में पड़ता है। ईस्ट में अगर हम देखें तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और वेस्ट की हम बात करें तो ये पड़ता है सुत कांगेडो, सुत कांगेडो। तो इस तरीके से हम हड़प्पा सभ्यता की जो एक्सपेंशन है वो इस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। तो वैसे आपका एग्जाम में क्वेश्चन तो आता है, ऐसा है नहीं। लेकिन हाँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की कभी तैयारी करोगे, दिल्ली पुलिस हुआ, एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, तो वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भाई नॉर्दर्न पॉइंट क्या है, ठीक है ना, साउदर्न पॉइंट क्या था हड़प्पा का। तो ऐसे क्वेश्चन वैसे बेसिकली 12th क्लास में तो आते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछा सकता है। और कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है व्हाट काइंड ऑफ शेप ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो ध्यान रखना कि इसको हम ट्रायंगुलर शेप ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसका जो नॉर्दर्न पार्ट था वो था मांडा, और ईस्ट में जो था वो था आलमगीरपुर, और साउथ के अंदर जो था वो था दायमाबाद, और वेस्ट में जो था वो था सुतकागीडोर। तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता को ट्रायंगुलर सभ्यता के नाम से या ट्रायंगुलर शेप सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हड़प्पा सिविलाइजेशन की। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स भी थी। जैसे अगर हम बात करें हड़प्पा सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंट साइट की, तो साइट हम देखते हैं कौन कौन सी है यहाँ पे। तो इंपॉर्टेंट साइट में हम बात करते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं हड़प्पा की। सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा। ये हड़प्पा जो है वो है मांटेगुमरी जिला, जो कि पाकिस्तान के अंदर है, और ये रावी नदी के किनारे है। ऐसा क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा, 12th में कभी नहीं पूछता। ठीक है ना। अब खास बात क्या है, यहाँ पे क्या क्या मिला हमें, वन हॉर्न बुल सील, यानी कि एक ऐसी सील मिली है जिसके अंदर वन हॉर्न का बुल दिखाया गया है, यानी कि एक सींग वाला गेंडा या बुल दिखाया गया है। ठीक है ना, एक बुल, गेंडा नहीं कहेंगे, एक सींग वाला बुल दिखाया गया है। दूसरा हम देखते हैं कि यहाँ पे फिगर ऑफ मदर गोडेस। अब यहाँ पे कई सारी ऐसी फिगर मिली है जो मदर गोडेस, यानी कि मूर्तियां मिली है देवी की, जिसे मदर गोडेस का दर्जा दिया गया है, नाम दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे हमें H और R37 ग्रेवयार्ड मिले, यानी कि कब्र। कभी कभी एग्जाम में यहाँ से एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई आपसे साइड से पूछ लेगा कि बताओ ये एविडेंसेस कौन सी साइड से मिला है। ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि आज H और R37 जो ग्रेवयार्ड है वो हमें मिली है हड़प्पा से। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे वेनिटी बॉक्स हमें मिला है, यहाँ से भी क्वेश्चन एमसीक्यू से पूछ सकता है। और इसके अलावा ग्रेवयार्ड ऑफ मेल एंड फीमेल विद ऑर्नामेंटेशन स्कल, यानी कि उसके स्कल के ऊपर ऑर्नामेंटेशन किया गया है, उसके ऊपर डेकोरेट किया गया है, उसके ऊपर जो ज्वेलरी है वो लगाई गई है। ठीक है ना। तो ये एविडेंसेस भी हमें मिले हड़प्पा से। इसके अलावा मिला है हमें कॉपर का मैड मिरर, यानी कि एक ऐसा मिरर जो कॉपर का बना हुआ है। ठीक है। तो यहां से साइड से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में एमसीक्यू में पूछता है। दूसरा हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो की कहाँ पर है। तो मोहनजोदड़ो का हम देखते हैं कि सिंध डिस्ट्रिक्ट के एक लरकाना एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि पाकिस्तान के अंदर है, और ये सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है तो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, इसके अलावा ये नहीं पूछेगा। यहाँ से जो क्वेश्चन 12th क्लास में बनता है वो पूछता है आपसे कि भाई यहाँ पे क्या क्या मिला है। तो ये क्वेश्चन आपको मिलता है यहाँ से कि पशुपतिनाथ सील जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ से मिली है। तो ध्यान रखना मोहनजोदड़ो से मिली है। ब्रॉन्ज की कांस्य करती हुई, डांसिंग करती हुई मूर्ति कहाँ मिली है, ये भी हमें मोहनजोदड़ो से मिली है। ये क्वेश्चन आपको पूछता है बार बार एग्जाम के अंदर जो एमसीक्यू में है। इसके अलावा हमें एक लार्जेस्ट बिल्डिंग मिली जिसकी लंबाई चौड़ाई लगभग कितनी है, 11.88 इंटू 7.01 इंटू 2.43 मीटर, जो कि अभी तक की सबसे बड़ी बिल्डिंग देखी गई है। और जो सबसे बड़ी बिल्डिंग है वो कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। तो यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आता है माउंट ऑफ डेथ। ये क्वेश्चन और पूछा जाता है भाई मृतकों का टीला, हिंदी में अगर बोले तो मृतकों का टीला कहाँ से मिला है, माउंट ऑफ डेथ कहाँ से मिला है, ये मिला है हमें मोहनजोदड़ो से। तो यहां से भी एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी साइड है वो है कालीबंगा। कालीबंगा जो कि है राजस्थान के अंदर है। ठीक है ना। ये हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, और ये घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पे क्या मिली है हमें, हमें बेंगल की फैक्ट्री मिली है, सीरीज ऑफ
फाइल अल्तार मतलब हमें क्या मिली है, अग्नि वेदिकाएं मिली है यहाँ से। पिक्टोग्राफिक स्टाइल रिटर्न यानी कि यहाँ पे पिक्टोग्राफ मिली है जो कि है बॉस्ट्रोफिडन। बॉस्ट्रोफिडन क्या होता है, हड़प्पा सभ्यता की जो लोगों की जो राइटिंग स्किल थी वो बॉस्ट्रोफिडन थी। अभी बॉस्ट्रोफिडन क्या होता है, बॉस्ट्रोफिडन का मतलब होता है कुछ इस तरीके का इनका राइटिंग स्किल था जो यहाँ से शुरू होता था और यहीं से मूव होकर आगे बढ़ता था एंड देन इसी से फिर मूव होकर आगे बढ़ता था। दिस मेथड ऑफ राइटिंग इज नोन एज द बोस्टोफिडन, जो कि हड़प्पा सभ्यता के लोग अडॉप्ट करते थे। और इसी स्क्रिप्ट को अभी तक नहीं पढ़ा जा सका। क्यों नहीं पढ़ा सका? क्योंकि इसमें कई सारे पिक्टोग्राफ यानी कि पिक्चर्स मेंशन की गई है। उस पिक्चर का क्या इंडिकेशन है वो आज भी एक रहस्य बना हुआ है इतिहासकारों के लिए, और इस पर लगातार आज भी रिसर्च जारी है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे एक कॉपर का बॉक्स मिला है। इसके अलावा हमें एविडेंस ऑफ अर्थक्वेक यानी कि अर्थक्वेक के एविडेंस मिले हैं। ये वुडन का प्लो मिला है एंड प्लॉट फील्ड। अब एग्जाम में ये क्वेश्चन बड़ा पूछा गया भाई कई बार कि जुते हुए खेत का परिमाण हमें कहाँ से मिलता है, यानी कि वुडन प्लो एंड द प्लॉट फील्ड इज फाउंड फ्रॉम विच साइट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो रिमेंबर कालीबंगा इज द साइट वेयर प्लॉट फील्ड आर फाउंड। ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड कार्विंग ब्रिक मिली है यहाँ पे, यानी कि एक ऐसी ब्रिक मिली है जिसपे क्या है, नकाशी की गई है, कार्विंग की गई है। कैमल्स की बोन यहाँ से मिली है। इसके अलावा सिटाडल। अब ये सिटाडल के बारे में क्या है, सिटाडल के बारे में भी हम आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे कि सिटाडल है क्या। सिटाडल एक्चुअल में एक रीजन है, इसे बोलेंगे अपर सिटाडल और लोअर सिटाडल। अभी हम आने वाली क्लास में इसको डिटेल में समझाऊंगा मैं, अपर सिटाडल क्या है और लोअर सिटाडल क्या है। लोअर सिटाडल वो रीजन था जहां पे रेजिडेंशियल एरिया था, और जो अपर सिटाडेल था वो था कमर्शियल एरिया। कमर्शियल एरिया का मतलब यहाँ पे ट्रेड एंड कॉमर्स यहाँ पे हुआ करता था अपर सिटाडेल के अंदर। जो लोअर सिटाडेल था वो रेजिडेंशियल जगह थी जहाँ पे लोग रेजिडेंशियल, ठीक है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि रेजिडेंशियल जगह थी जहाँ पे लोग रहा करते थे, ये लोअर प्लेस था। ठीक है, तो रेजिडेंशियल प्लेस था ये। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारी साइड है वो है लोथल। लोथल कहाँ है, कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई लोथल कहाँ पर लोकेटेड है। तो लोथल है गुजरात के अंदर। अब गुजरात से हमें क्या क्या मिला है, हमें यहाँ पे मिला है लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट पोर्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया भाई, सबसे बड़ा बंदरगाह, और बंदरगाह का साइट हड़प्पा में कहाँ है, तो ध्यान रखना लोथल। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कई बार। दूसरा हम देखेंगे डबल बरियल, यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों की ग्रेवयार्ड मिली है। इसके अलावा हम देखेंगे कॉपर का डॉग, फायर अल्तार एंड हवन कुंड मिले यहाँ पे। एविडेंस ऑफ राइज, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका। और सील की फैक्ट्री यानी कि सील्स की यहाँ पे फैक्ट्री मिली है। ठीक है, रंगपुर जो कि हमारी एक अगली साइट है, ये है, ये भी गुजरात में है। इस यहाँ से मिले एविडेंस ऑफ राइस। तो यहाँ पे चावल के खेत के प्रमाण भी हमें मिलते हैं, लेकिन चावल के खेत के प्रमाण हमें बहुत ही रेयर देखने को मिले हैं। ठीक है, तीसरी साइड जो नेक्स्ट साइड जो है वो हमारी वो है सुरकोटा। स्वीट सुरकोटा जो है वो भी कहाँ पड़ता है, आपका गुजरात में पड़ता है। और यहाँ से जो मिला है वो मिला है हॉर्स बोन, यानी कि घोड़े की हड्डियों के एविडेंस मिले। इसके अलावा हम देखेंगे स्टोन कवर्ड ग्रेव मिली है, एक ऐसी ग्रेव मिली है जिसके ऊपर स्टोन रखा गया है। तो यहाँ से इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसलिए यहाँ से एविडेंसेस से रिलेटेड भी क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट साइड जो है हमारी वो है बनावली, जो कि है हरियाणा में। यहाँ पे टॉय का प्लो मिला है, यानी कि एक छोटा सा टॉय मिला है जो प्लो है नहीं। और ये प्लो क्या दिखाता है, ये प्लो दिखाता है कि यहाँ के लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे और यहाँ पे एग्रीकल्चर करते थे। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ द बार्ले ग्रेन्स। यहाँ पे क्या मिले, बड़ी संख्या के अंदर बार्ले यानी कि जो कि ग्रेन्स अनाज के प्रमाण मिले, यानी कि जो अनाज के हमें प्रमाण यहाँ से मिले हैं। तो ये क्वेश्चन भी होता है आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। चांदोड़ की अगर हम बात करें जो कि पाकिस्तान के अंदर है, यहाँ पे लिपस्टिक के एविडेंस मिले। यहाँ पे ब्रीड ब्रेड मेकिंग फैक्ट्री मिली है, जो बीड है ना, बीड्स यानी कि मन के बनाने की फैक्ट्री मिली है यहाँ पर। और ओनली सिटी विदाउट सिटाडल, और ये एक ऐसा शहर था जहां पे सिटाडल नहीं मिला। अब सिटाडल क्या है, अभी मैंने बताया कि सिटाडल एक रीजन हुआ करता था जो बेसिकली दो में था, अपर और लोअर। अपर में कमर्शियल रीजन था जबकि लोअर में रेजिडेंशियल रीजन था। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे एविडेंस ऑफ कार्स विद सीटेड ड्राइवर। यहाँ पे मिला है कार्स जिसके ऊपर एक सीटेड ड्राइवर है। तो ये भी हमें क्या मिले, कार्ट मिली जिसके ऊपर सीटेड ड्राइवर है, जो कि एनसीईआरटी की बुक के अंदर साफ साफ लिखी है। आपको बुक के अंदर वो सीटेड कार्ट विद ड्राइवर मिल जाएगा। ठीक है, जो कहीं ना कहीं क्या दिखाती है, कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि यहाँ के लोग क्या करते थे, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व थे और बुल का ही इस्तेमाल करते थे एग्रीकल्चर में।
नेक्स्ट हम देखते हैं जो हमारी अगली साइट है वो है हमारी रोपड़। रोपड़ जो है ये पड़ती है आपके पंजाब में। यहाँ पे हमें क्या एविडेंस मिले, यहाँ पे मिला है डॉग बरीड विद ह्यूमन, यानी कि इंसान को कुत्ते के साथ बरीड करते हुए दिखाया गया है। यहाँ पे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है आपका, तो थोड़ा ध्यान रखना, क्लासिफिकेशन कर लेना कौन कौन से पॉइंट कहाँ कहाँ से, ये सारे के सारे जो भी पॉइंट में आपको अंडरलाइन करना वो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड सॉइल, यानी कि यहाँ पे बिल्डिंग्स होती है वो किसकी बनी हुई है, स्टोन की और सॉइल की। धौलावीरा इंपॉर्टेंट एक साइट हो जाती है जो कि गुजरात में है। यहाँ पे ओनली साइट टू बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। ये पहली एक ऐसी साइट है जिसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड और थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था अर्बन, दूसरा था रूरल और तीसरा था कॉम्बिनेशन। लेट सपोज दैट ये हमारा पड़ जाता है अर्बन, युवा। दूसरी जो साइड है हमारी ये बन जाती है हमारी रूरल, यानी कि ग्रामीण। और जो कुछ पार्ट था मिला जुला उसका बीच का उसको बोलते हैं तीसरा पार्ट, यानी कि इसमें कॉम्बिनेशन था दोनों का, तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, यानी कि अर्बन एंड रूरल। इसके अलावा हमें जाइंट व्हाइट सरोवर, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई धौलावीरा से हमें क्या मिला है, जाइंट मान के बहुत बड़े पानी के सरोवर मिले हैं। और कहीं ना कहीं एविडेंस के बेसिस पे हिस्टोरियन ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग थे ना वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अंदर इस वाटर रिजर्वर से क्या करते थे, इरिगेशन करते थे, खेती करते थे, सिंचाई करते थे। ठीक है, इसके अलावा हमें यूनिक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम देखने को मिला है, यहाँ पे डैम मिला है। और इन बात में यानी कि पानी को किस तरीके से कनेक्टिविटी दी जाती थी खेतों मतलब पानी को कनेक्ट किया जाता था खेतों के साथ, तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो साइट है हमारी वो है राखी गढ़ी, जो कि सिचुएटेड है हरियाणा के अंदर। और यहाँ से लार्जेस्ट इंडियन साइट, ये भारत की सबसे बड़ी साइट थी। इसके अलावा हम बात करते हैं आमरी की, जो कि पाकिस्तान में है। ये डिस्कवर्ड पोएट्री नॉन एज आमरी वेरी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कभी, वैसे पूछता तो नहीं है क्वेश्चन लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए। आमरी जो है पाकिस्तान के अंदर एक साइट है और ये आमरी वेर के नाम से भी जानी जाती है पोएट्री। नेक्स्ट है हमारा कोट दीजी, जो कि पाकिस्तान के अंदर, और ये फेमस है अपनी पोएट्री और सील्स के लिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी बन जाता है कभी कभी आपका कि शेल वर्किंग इंडस्ट्री कहाँ पाई गई है, तो शेल वर्किंग इंडस्ट्री आपको नागेश्वर में पाई गई है और बालाकोट में पाई गई है, जो कि कहाँ पर है आपके पाकिस्तान रीजन के अंदर। तो ये क्वेश्चन हो जाते हैं आपके साइड के बेसिस पे इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब हमने बात करी इतने सारी एविडेंसेस की कलेक्शन की, अब इन एविडेंसेस के बेसिस पर हिस्टोरियंस क्या मानते हैं। अब हम बात करते हैं, क्वेश्चन बन जाता है आपका यहाँ से सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज ऑफ हड़प्पन पीपल, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किस तरीके से अपनी लाइफ को सरवाइव करते थे। तो चलते हैं इसको देखते हैं कि कैसे लाइफ सरवाइव करते थे। तो ये लाइफ सरवाइव करते थे अलग अलग तरीके से, यानी कि दे ईट, ये क्या क्या खाते थे, क्या इसकी सबसिस्टेंस स्ट्रेटेजीज थी। सबसे पहले हम देखेंगे आर्कियोलॉजिकल्स फाउंड दैट एविडेंस दैट दे डिपेंड ऑन हंटिंग एंड गैदरिंग। पहला पॉइंट आया था आपका कि ये हंटिंग गैदरिंग पर बेस्ड थे। दूसरा हम देखते हैं कि कल्टीवेशन यानी कि खेती बाड़ी भी कर लेते थे, ये पैस्टोरलिस्ट भी थे, यानी कि घास के मैदान में इधर उधर घूमते थे और चरागाह करते थे, मतलब अपने जो भी मवेशी होते थे इनके एनिमल हस्बेंड्री क्या करते थे ये। और इसके अलावा फॉर देयर फूड, अपने खाने के लिए, और इस तरीके से इनकी सर्वाइविंग होती थी, यानी कि ये हंटिंग गैदरिंग भी करते थे, कल्टीवेशन भी करते थे, इसके अलावा ये पैस्टोरलिस्ट थे। और ये इनका क्या था, सोर्स ऑफ फूड था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टेराकोटा मॉडल ऑफ ऑक्सन, यहाँ पे टेराकोटा यानी कि टेराकोटा काइंड्स ऑफ मिट्टी है और उसको सुखाकर क्या किए गए हैं, यहाँ ने ऑक्सन के प्लो बनाए गए हैं, जो ये कहीं ना कहीं दर्शाते हैं कि यहाँ के लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में ऑक्सन का इस्तेमाल करते थे और यहाँ के लोग एग्रीकल्चर करते थे। एंड शो दैट द पीपल रिलेट द एग्रीकल्चर टू, जो क्या दिखाता है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस को शो करता है। क्यों? क्योंकि जो टेराकोटा मॉडल है, ये मॉडल के बेसिस पे स्टूडेंट ने माना है कि भी ये लोग क्या करते थे, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए कहीं ना कहीं ऑक्सन का भी यूज करते थे, ऑक्स का यूज करते थे। आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड द ग्रेन सचेज, इन्होंने कई सारे आर्कियोलॉजिस्ट ने एविडेंसेस मिले, जैसे व्हीट यानी कि गेहूं, बार्ली, जौ, लेंटिल, चिकपो एंड सीसम, ये कई सारे ऐसे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं जो यहाँ पर हमें मिलती है। एट हड़प्पन साइड एंड गुजरात जो थे, यहाँ पे मिलेट्स यानी कि बाजरे का भी यहाँ पे खेती हुआ करती थी, और चावल की खेती कुछ एक साइट्स पर देखी गई है। बाकी मोस्ट प्रोबेबली जितनी भी हमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के एविडेंसेस मिले वो बेसिकली क्या थे, व्हीट, बार्ली, लेंटिल्स और मिलेट्स, ये सबसे ज्यादा पाए गए हैं, और चिकपी।
ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि देयर आर एविडेंसेस ऑफ बोन ऑफ एनिमल। अब हम देखते हैं कि बोन ऑफ एनिमल क्या दर्शाता है। ये बोन ऑफ एनिमल दर्शाता है विच प्रूव दैट पीपल कंज्यूम मीट, यानी कि ये दिखाता है कि यहाँ के जो लोग थे वो मीट भी खाते थे। अब एविडेंस मिले हड्डियों के बोन्स के, तो वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं, जैसे कैटल, बोन्स ऑफ कैटल, फिश के भी हमें स्केलेटन मिले, हड्डी मिले, बोन मिले फाउल के, इसके अलावा शीप, गॉट, बुफेलो, पिग, बॉर एंड डियर एंड घड़ियाल, इन सब के हमें एविडेंस मिले, किसके, बोन के। ठीक है ना, कहां से मिले, हड़प्पा की साइड से। स्टडीज इंडिकेट दैट दीज एनिमल्स वर आइदर डोमेस्टिकेटेड और हंटेड बाय द हड़प्पन्स, यानी कि ये हड्डियों के एविडेंस ये दर्शाते हैं कि ये लोग क्या करते थे, इन जानवरों को या तो डोमेस्टिकेट करते थे, मतलब एनिमल हस्बेंड्री करते थे, या इनका हंट करते थे, शिकार करते थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि ये लोग क्या करते थे, फिश को भी काउंट करते थे, जैसा कि एविडेंस हमने देखा कि यहाँ पे फिश के भी स्केलेटन हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से क्या बन जाता है, यहाँ पे बन जाता है कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं वो किस तरीके की एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी को अपनाते थे। अभी हमने देखा कई सारी जगहों से भी हमें क्या मिला, डैम के भी एविडेंसेस मिले, धोलावीरा से, है नहीं, तो कई सारी चीजें ऐसी मिली, और उन्हीं एविडेंसेस के बेसिस पे हिस्टोरियंस ने क्या बताया, देखते हैं। एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द हड़प्पन पीपल, क्योंकि ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पे बेस्ड थी, और यहाँ के जो लोग थे खेती किया करते थे। प्रिविलेंस ऑफ द एग्रीकल्चर इज द इंडिकेट बाय द फाइंड्स ऑफ ग्रेन, यानी कि जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो कहीं ना कहीं जो ग्रेन के एविडेंस मिले वो दर्शाते हैं कि यहाँ के लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में इन्वॉल्व थे। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट एक्चुअल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैरिड आउट बाय द हड़प्पन, वो एक्चुअल में क्या करते थे ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। आर्कियोलॉजिस्ट फाउंड दैट द मच एविडेंस विच शो दैट एंड दे आल्सो यूज टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, और वो ये दिखाते हैं कि एविडेंसेस जो हमें मिले आर्कियोलॉजिस्टों को, है ना, हिस्टोरियंस को, उन बेसिस पे ये बताते हैं कि ये लोग कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्रॉप, अब हम बात करते हैं क्रॉप की, कौन कौन सी क्रॉप को ये करते थे। तो हमने देखा भी कभी वीट की, बार्ले, लैंडिस, चिकपी एंड सीसम के प्रोडक्शन का ये क्या करते थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस या क्रॉपिंग किया करते थे। जो बेसिकली हम देखते हैं कि गुजरात में मिलेट्स के एग्जाम्पल हमें पाए गए हैं और चावल के एग्जाम्पल हमें कम पाए गए हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं प्लॉइंग की, कि प्लॉइंग किस तरीके से करते हैं, हल कैसे चेक करते थे भाई। यहाँ पे हमें अभी हमने देखा एविडेंसेस की क्लास में कि किस तरीके से एविडेंसेस मिले। यहाँ पे हमने देखे टेराकोटा के प्लो मिले। अभी टेराकोटा के प्लो क्या दर्शाते हैं, ये दर्शाते हैं द टेराकोटा स्कल्पचर ऑफ द बुल एंड देयर रिप्रेजेंटेशन ऑन द सील इंडिकेट द बुल वाज नॉन टू देम, यानी कि ये बताता है कि बुल से ये वाकिफ थे, और बुल का इस्तेमाल वो किस में करते थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, यानी कि खेती करने में। The archaeologists assume that the oxen were used to plowing, और आर्कियोलॉजिस्ट ये मानते हैं एविडेंसेस के बेसिस पे, यानी कि जो टेराकोटा की स्कल्पचर मिली उस बेसिस पे मानते हैं कि कहीं ना कहीं हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो बुल का इस्तेमाल करते थे प्लॉइंग करने के लिए, हल चलाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मोर ओवर द आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड द टेराकोटा मॉडल ऑफ द फ्लो इनसाइड ऑफ चोलिस्तान, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के विषय में आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं, और बनावली की एविडेंसेस पे, चोलिस्तान और बनावली की एविडेंसेस पे मानते हैं कि यहाँ के जो लोग थे वो टेराकोटा बेस पे ये प्लोइंग किया करते थे, क्योंकि टेराकोटा के एविडेंस मिले वहां पे, और उस एविडेंसेस के बेसिस पे ये मानते इतिहासकार कि यहाँ के लोग प्लोइंग किया करते थे, और प्लो के अंदर बेसिकली यूज करते थे बुल का। ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या मल्टी क्रॉपिंग करते थे। भाई द फील्ड हैव्स टू सेट्स ऑफ द फुरो एट राइट एंगल्स एंड ईच अदर एंड सजेस्टिंग दैट टू डिफरेंट क्रॉप वर ग्रोन टुगेदर। अब यहाँ पे क्या है, हड़प्पा सभ्यता के अंदर कुछ पैरेलल साइड की राइट एंगल, उस पर कुछ इस तरीके से खेत हुआ करते थे जिसमें दो प्रकार की फसलों को बोने जाने में इस्तेमाल किया। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे एक ही खेत पर मल्टी क्रॉपिंग भी किया करते थे, ऐसा इतिहासकार मानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इरिगेशन। अभी ये अपने खेतों पे पानी कैसे पहुंचाते थे। पानी के एविडेंसेस तो अभी हमने देखा कि भाई हमें धोलावीरा से एविडेंस मिले हैं, ठीक है ना, डैम के भी, एम्बार्कमेंट के भी और रिजर्वर के भी। तो मोस्ट ऑफ द हड़प्पन साइट वर लोकेटेड इन द सेमी एरिड रीजन। अब ज्यादातर जो थे हड़प्पा की जो साइड है वो सेमी एरिड रीजन में, यानी कि थोड़ा सूखे वाले ड्राई वाले रीजन में। तो ऐसी कंडीशन में सो द इनहैंस द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दे नीडेड फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन। जब वो सूखे वाले ड्राई रीजन थे, एरिड रीजन थे, तो उस रीजन के अंदर पानी पहुंचाना बहुत जरूरी था, और इसलिए इनको जरूरत लगी कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए इरिगेशन व्यवस्था भी होनी चाहिए। इसके अलावा ये क्या करते थे, ये ट्रेस ऑफ कैनाल्स, इन्होंने क्या किया, कैनाल्स को ट्रेस करना शुरू किया, हैव बीन फाउंड एट द हड़प्पन साइट ऑफ द
सोरदुगई, जो सोरदुगई एक साइड से जहां से हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है यहाँ के हड़प्पा के जो लोग थे वो कैनाल सिस्टम को भी यूज करते थे। तो ध्यान रखना, कैनाल सिस्टम के एविडेंस हमें कहाँ से मिले, सोरदुगई जो साइड से एविडेंस है यहाँ से मिले, जो कि कहाँ पर है, ये है अफगानिस्तान के अंदर। नेक्स्ट हम देखेंगे, इट इज लाइकली दैट द वाटर वाज ड्रॉन फ्रॉम वेल वाज यूज्ड फॉर इरिगेशन। और उसके अलावा हम देखते हैं कि जो पानी का इस्तेमाल था, यानी कि जो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर पानी का यूज था, वो कहीं ना कहीं वो वेल से यानी कि कुओं से भी करके इस्तेमाल करते थे, यानी कि कुओं से उसको ड्रॉ करते थे और ड्रॉ करने के बाद उसको खेतों तक पहुंचाते थे। इसके अलावा बिसाइड्स वाटर रिजर्वर, जैसे कि अभी हमने देखा कि धोलावीरा के अंदर हमें क्या मिला है, वाटर रिजर्वर के एग्जामिनेंस मिले हैं। जैसे देखो यहाँ पे है कि धोलावीरा जो कि गुजरात में हैव बीन यूज्ड टू स्टोर वाटर फॉर एग्रीकल्चर। तो यहाँ पे क्या करते थे, वाटर को स्टोर किया करते थे वाटर रिजर्वर में, ताकि जरूरत पड़ने पर इस पानी को खेतों तक पहुंचाए और अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो नीड थी उनको पूरा कर पाए। इसके अलावा हम देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है कि फूड प्रोसेसिंग क्या थी यहाँ पे। Archaeologists found that many grinding equipment as well as the vessel for the mixing। तो यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि यहाँ पे जो लोग थे वो ग्राइंडिंग इक्विपमेंट भी रखते थे, यानी कि ग्राइंड करने के लिए, पीसने के लिए कुछ इक्विपमेंट थे, वेसल्स थे, बर्तन थे। ब्लेंडिंग एंड कुकिंग, ब्लेंडिंग करने के लिए, कुकिंग करने के लिए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे, ये फूड प्रोसेसिंग था। दिस शोज दैट दे यूज टू फूड ग्रेन्स इन वेरी इफेक्टिव वे। तो इससे लगता है कि जैसे इनको बहुत ही इफेक्टिव वे में पानी की जरूरत थी। एंड दिस इक्विपमेंट वर मेड ऑफ स्टोन, और ये कहते हैं स्टोन के बने हुए थे, एंड टेराकोटा माटी के बने थे, जो कहीं ना कहीं हड़प्पा क्या बताते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव क्लास थी, और आने वाली जो सेकंड क्लास होगी, इसका सेकंड पार्ट होगा, उसमें हम डिस्कशन करेंगे आगे आने वाली हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और किस तरीके से ये इसको टाउन प्लानिंग कहते हैं, एक ये अर्बन सिविलाइजेशन थी, और किस तरीके से सभ्यता का डिक्लाइन हो गया। तो चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो जिस स्टूडेंट ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं और इन्फॉर्मेटिव क्लास आपके साथ लगातार लाता रहूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।